हेलो दोस्तों, हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और खतरनाक दानव के बारे में। ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जो स्पेस में मौजूद हर चीज को निगल जाता है, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रचंड होता है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। तो चलिए ब्लैक होल्स के अनसुने रहस्यों को उजागर करते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा मैसिव ऑब्जेक्ट है जिसके अत्यधिक मास के कारण गुरुत्वाकर्षण इतनी तीव्र हो जाती है कि वह अपने आसपास के हर चीज़ों को अपनी ओर खींच लेता है और उसकी सीमा में आने के बाद वहाँ से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ तक कि लाइट भी, जो यूनिवर्स की हाईएस्ट स्पीड से ट्रैवल करती है, इसकी सीमा में आने के बाद इससे बच नहीं सकती। जब हम ब्लैक होल की बात करते हैं तो हम एक ऐसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं जहां सामान्य भौतिकी के नियम लागू नहीं होते। तो आइए जानते हैं कि कैसे ब्लैक होल का जन्म होता है। ब्लैक होल का जन्म एक विशाल तारे के अंत से होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि तारे के मरने के बाद ब्लैक होल ही बनेगा। दरअसल जब कोई विशाल तारा मरता है तब दो संभावनाएं होती हैं। मरने वाला तारा अपने अंत समय में न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है या ब्लैक होल। लेकिन कोई तारा न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बने, इससे पहले एक महत्वपूर्ण घटना घटती है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। तो सुपरनोवा क्या है, आइए पहले इसे विस्तार से समझते हैं। एक तारा अपने जीवन का अधिकांश समय अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने में व्यतीत करता है। यह प्रक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो तारे को चमक और गर्मी प्रदान करती है। तारे का गुरुत्वाकर्षण बाहर से उसे संकुचित करने की कोशिश करता है, जबकि फ्यूजन से उत्पन्न ऊर्जा अंदर से उसे फैलाती है। यही संतुलन तारे को फटने या कोलैप्स होने से बचाता है। यह संतुलन तब तक बना रहता है जब तक तारे के कोर में हाइड्रोजन का भंडार समाप्त नहीं हो जाता। जब कोर में हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो कोर सिकुड़ने लगता है और गर्म होता है। इसके कारण बाहरी परतें फैलने लगती है और तारा एक लाल विशालकाय रेड जायंट या सुपर जायंट बन जाता है। इसके बाद भी कोर का सिकुड़ना समाप्त नहीं होता और डेंसिटी बढ़ती जाती है, जिससे ये होता है कि शुरुआत में जो हाइड्रोजन फ्यूजन होकर हीलियम गैस बनी थी, अब उस हीलियम का फ्यूजन होने लगता है। कोर के सिकुड़ने और गर्म होने से हीलियम फ्यूजन शुरू होता है, जिससे कार्बन और अन्य भारी तत्व बनते हैं। अगर तारा बहुत बड़ा है तो यह फ्यूजन सिलिकॉन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे तत्वों के निर्माण तक जारी रहता है। जब तारा अपने कोर में लोहे का निर्माण करने लगता है तो समस्या शुरू होती है। लोहा फ्यूजन के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के बजाय ऊर्जा अवशोषित करता है, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन रुक जाता है। फ्यूजन के रुकने से कोर को संतुलित करने के लिए आवश्यक न्यूक्लियर बल कमजोर पड़ता है और गुरुत्वाकर्षण बल कोर पर हावी हो जाता है, जिससे कोर संकुचित होने लगता है। कोर बहुत तेजी से सिकुड़ता है और एक बिंदु पर पहुंचकर अत्यधिक घनीभूत हो जाता है। इस समय बाहरी परतें भीषण विस्फोट से फट पड़ती है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। यह विस्फोट अत्यधिक ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करता है, जो कुछ समय के लिए पूरी आकाशगंगा से भी अधिक चमकीला दिखाई देता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारे का कोर बच जाता है और उसका भविष्य तारे के मूल द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि तारा आगे चलकर न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या ब्लैक होल। यदि विस्फोट या सुपरनोवा के बाद कोर का द्रव्यमान 1.4 से 3 सौर द्रव्यमान के बीच है तो यह न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है। इसके लिए तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान 8 से 20 सौर द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। न्यूट्रॉन तारे अत्यधिक घने होते हैं, जहां कोर के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में बदल जाते हैं।
न्यूट्रॉन तारे केवल 10 से 20 किलोमीटर व्यास के होते हैं, लेकिन उनका घनत्व इतनी अधिक होता है कि एक चम्मच न्यूट्रॉन तारे का द्रव्यमान अरबों टन हो सकता है। और यदि सुपरनोवा के बाद कोर का द्रव्यमान 3 सौर द्रव्यमान से अधिक है तो यह ब्लैक होल बन जाता है। इसके लिए तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान 20 सौर द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि अपने आसपास की हर चीज़ों को अपनी ओर खींच लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। यह प्रक्रिया लगातार चलती है, जिससे ब्लैक होल की डेंसिटी और गुरुत्वाकर्षण बढ़ती जाती है। अंततः वह समय आता है जब ब्लैक होल की डेंसिटी और गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाती है। यह घटना सिंगुलैरिटी कहलाती है, जहाँ कोर का घनत्व अनंत वाला हो जाता है। यह प्रक्रिया बताती है कि तारे कितने भव्य और विनाशकारी हो सकते हैं। सिंगुलैरिटी ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और कठिन समझे जाने वाले पहलुओं में से एक है। यह अवधारणा ब्लैक होल के संदर्भ में सबसे अधिक चर्चा में आती है और यह कई वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए अध्ययन का प्रमुख विषय है। तो चलिए सिंगुलैरिटी को विस्तार से समझते हैं। सिंगुलैरिटी एक ऐसा स्थान है जहाँ पदार्थ की घनत्व अनंत हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण बल असीमित हो जाता है। यह अवधारणा जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत से जुड़ी है। ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी वह बिंदु है जहाँ स्पेस और टाइम दोनों के नियम विफल हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी को इस तरह से समझा जा सकता है कि यह एक अनंत सघन बिंदु है जिसमें समस्त पदार्थ और ऊर्जा संकुचित हो जाती है। साधारण भाषा में कहें तो यह ब्रह्मांड का एक अनंत घनत्व वाला बिंदु है जहां भौतिकी के नियम लागू नहीं होते। सिंगुलैरिटी का निर्माण तब होता है जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट के बाद संकुचित हो जाता है। एक तारे का कोर तब तक संकुचित होता रहता है जब तक कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक नहीं हो जाता है कि वह एटॉमिक पार्टिकल जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और अन्य कणों को संभाल नहीं पाता, जिससे वो आपस में कोलैप्स होने लगते हैं। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब तारे का कोर अपनी सारी ऊर्जा समाप्त कर देता है। न्यूट्रॉन स्टार बनने के बाद भी अगर कोर का द्रव्यमान काफ़ी अधिक होता है तो यह संकुचन जारी रहता है और अंततः एक सिंगुलैरिटी बन जाती है। यह प्रक्रिया अत्यधिक जटिल होती है और इसमें पदार्थ इतनी अधिक मात्रा में संकुचित हो जाता है कि जनरल स्पेस टाइम पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। सिंगुलैरिटी के प्रमुख गुणों में अनंत घनत्व और शून्य आकार शामिल है। घनत्व इतनी अधिक होती है कि इसे अनंत माना जाता है, क्योंकि सभी द्रव्य और ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं। यह आकार में शून्य होता है, जिसका अर्थ है कि यह एक ऐसा बिंदु है जहां भौतिकी के पारंपरिक नियम लागू नहीं होते। एक और गुण यह है कि सिंगुलैरिटी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि यह स्पेस और टाइम को पूरी तरह से विकृत कर देता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सिंगुलैरिटी एक ऐसा स्थान है जहाँ किसी भी चीज़ को पारंपरिक भौतिकी के अनुसार मापना असंभव हो जाता है। यहाँ गणितीय समीकरण असंगत और अर्थहीन हो जाते हैं। ब्लैक होल के संदर्भ में सिंगुलैरिटी के दो प्रकार माने जाते हैं, क्लासिकल सिंगुलैरिटी और क्वांटम सिंगुलैरिटी। क्लासिकल सिंगुलैरिटी जनरल रिलेटिविटी के नियमों के तहत परिभाषित होती है और इसमें गुरुत्वाकर्षण अनंत होता है। क्वांटम सिंगुलैरिटी दूसरी ओर क्वांटम भौतिकी के नियमों के तहत आती है और इसे समझने के लिए हमें क्वांटम ग्रेविटी का सिद्धांत विकसित करना होगा। क्वांटम सिंगुलैरिटी एक ऐसी जगह हो सकती है जहां गुरुत्वाकर्षण बल को नियंत्रित करने वाले क्वांटम प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां क्वांटम सिद्धांत और गुरुत्वाकर्षण का संगम होता है। सिंगुलैरिटी ने भौतिकी के क्षेत्र में कई प्रमुख अवधारणाओं को जन्म दिया है।
उदाहरण के लिए आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी सिद्धांत सिंगुलैरिटी के प्रभावों को समझाने का प्रयास करता है। सिंगुलैरिटी एक ऐसा स्थान है जहां जनरल रिलेटिविटी के नियम टूट जाते हैं और क्वांटम भौतिकी के नियम लागू नहीं हो पाते। इसका प्रभाव विज्ञान में बहुत बड़ा है क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे मौजूदा सिद्धांत सीमित है और हमें एक नए प्रकार के भौतिकी के सिद्धांत की आवश्यकता है। इसके अलावा यह अवधारणा यह भी दर्शाती है कि गुरुत्वाकर्षण बल और स्पेस टाइम के बीच एक गहरा संबंध है। सिंगुलैरिटी में समय और स्थान का पारंपरिक अर्थ समाप्त हो जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां समय स्थिर हो जाता है और स्थान पूरी तरह से विकृत हो जाता है। सामान्य भाषा में समय और स्थान एक सिंगुलैरिटी में प्रवेश करने के बाद अपने पारंपरिक व्यवहार को खो देते हैं। यहाँ तक कि समय भी वहाँ पर एक दिशा में आगे बढ़ने के बजाय पूरी तरह से विकृत हो जाता है। सिंगुलैरिटी वह जगह है जहाँ भौतिकी के नियम समय और स्थान को एक नई रूपरेखा में बदल देते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ विज्ञान और भौतिकी के वर्तमान सिद्धांत असफल हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी को समझने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए, जैसे स्ट्रिंग सिद्धांत और लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण। स्ट्रिंग सिद्धांत यह सुझाव देता है कि सभी पदार्थ और बल अत्यंत सूक्ष्म स्ट्रिंग से बने होते हैं जो सिंगुलैरिटी के केंद्र में हो सकते हैं। यह सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम भौतिकी के बीच एक सेतु बनाने की कोशिश करता है। वहीं लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण एक और सिद्धांत है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि अंतरिक्ष और समय की संरचना परमाणुवीय स्तर पर कैसे काम करती है। इन सिद्धांतों के माध्यम से वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी को समझने का प्रयास कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कैसे कार्य करती है। सिंगुलैरिटी से जुड़े कई सवाल आज भी वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय बने हुए हैं। एक प्रमुख सवाल यह है कि क्या सिंगुलैरिटी वास्तव में मौजूद है या फिर यह केवल एक गणितीय अवधारणा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सिंगुलैरिटी वास्तविकता में नहीं होती, बल्कि यह केवल हमारे मौजूदा गणितीय मॉडल की सीमाओं को दर्शाती है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सिंगुलैरिटी में समय का अंत हो जाता है। इसके अलावा सिंगुलैरिटी को सीधे देखने या मापने की चुनौती भी है, क्योंकि ब्लैक होल की इवेंट हॉराइजन से प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। ऐसे में सिंगुलैरिटी को देख पाना असंभव है। यदि कोई वस्तु ब्लैक होल की ओर बढ़ती है तो वह स्पैगेटिफिकेशन नामक प्रक्रिया का अनुभव करेगी। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक हो जाता है कि वस्तु की लंबाई बढ़ने लगती है और यह खींचकर पतली हो जाती है। जैसे ही वस्तु इवेंट होराइजन को पार करती है, वह ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी की ओर बढ़ती है। वहां पहुंचने पर वस्तु का द्रव्यमान और उसकी पूरी जानकारी समाप्त हो जाती है। वैज्ञानिक अभी भी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंगुलैरिटी में प्रवेश करने के बाद क्या होता है और वहाँ पे स्पेस और टाइम किस तरह कार्य करते हैं। सिंगुलैरिटी को समझना आज के विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। भविष्य में वैज्ञानिक नए सिद्धांत विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जो क्वांटम भौतिकी और जनरल रिलेटिविटी को एक साथ जोड़ सके। क्वांटम ग्रेविटी और कॉस्मोलॉजी में नए अनुसंधान सिंगुलैरिटी को समझने में सहायक हो सकते हैं। यदि हम सिंगुलैरिटी को समझने में सक्षम हो जाते हैं तो यह ब्रह्मांड के निर्माण और उसके कार्य करने के तरीके के बारे में गहरी जानकारी प्रदान कर सकता है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके भविष्य के बारे में भी
नए विचारों को जन्म दे सकता है। ब्लैक होल के कई प्रकार होते हैं, जैसे स्टेलर ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल एक ऐसे तारे के पतन से बनते हैं जब एक तारा अपनी अंदरूनी ऊर्जा समाप्त कर देता है तो इसकी बाहरी परतें ध्वस्त हो जाती है और यह ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। इनका द्रव्यमान आमतौर पर सूर्य के द्रव्यमान से 5 से 20 गुना होता है और ये अपने आसपास के पदार्थ को खींचने की क्षमता रखते हैं। सेकंड है सुपरमैसिव ब्लैक होल। सुपरमैसिव ब्लैक होल लगभग हर आकाशगंगा के केंद्र में पाए जाते हैं। इनका द्रव्यमान मिलियन से लेकर अरबों सूर्य के द्रव्यमान तक हो सकता है। इनका गठन एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसमें तारे, गैस और अन्य पदार्थ धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं। इनका अध्ययन आकाशगंगाओं के विकास और संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। थर्ड है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। इंटरमीडिएट ब्लैक होल वे होते हैं जिनका द्रव्यमान स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच में होता है। ये अपेक्षाकृत दुर्बल है और इनकी उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों के बीच अभी भी चर्चा चल रही है। हाल ही में कुछ संभावित इंटरमीडिएट ब्लैक होल की खोज की गई है, लेकिन इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। फोर्थ है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल वे होते हैं जो प्रारंभिक ब्रह्मांड के दौरान बिग बैंग के बाद बने थे। ये छोटे आकार में हो सकते हैं और द्रव्यमान में बहुत भिन्न हो सकते हैं। ये अब तक सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साइग्नस X1 एक प्रसिद्ध ब्लैक होल है जो नक्षत्र साइग्नस में है। यह हमारे सौर मंडल के निकटतम ज्ञात ब्लैक होल्स में से एक है और यह पहली बार 1964 में खोजा गया था। साइग्नस X1 एक स्टेलर ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान लगभग 15 सौर द्रव्यमान है। इसकी खोज ने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि ब्लैक होल वास्तव में मौजूद है और उनके चारों ओर का वातावरण कैसा होता है। मैसियर 87 का ब्लैक होल वह पहला ब्लैक होल है जिसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा 2019 में सीधे चित्रित किया गया। यह सुपरमैसिव ब्लैक होल लगभग 6.5 अरब सौर द्रव्यमान का है और यह आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है। इसका चित्रण एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने ब्लैक होल्स के अध्ययन में एक नई दिशा खोल ली है। सैगिटेरियस ए हमारे आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में स्थित एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। इसका द्रव्यमान लगभग 4.1 मिलियन सौर द्रव्यमान के बराबर है। सैगिटेरियस ए के आसपास के क्षेत्र में विभिन्न तारे और गैसें हैं जो इसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में हैं। इस ब्लैक होल का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने यह समझा है कि ब्लैक होल्स न केवल ऊर्जा का स्रोत है बल्कि वे अपनी आकाशगंगाओं के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, अब जरा ब्लैक होल से जुड़े कुछ तत्व और उनकी डेफिनेशन में रोशनी डालते हैं, जैसे एक्रेशन डिस्क। एक्रेशन डिस्क ब्लैक होल के चारों तरफ रोटेट करती हुई एक प्लेट जैसी संरचना होती है जो मुख्यतः गैस और धूल से बनी होती है। यह डिस्क तब बनती है जब ब्लैक होल अपने चारों ओर के पदार्थ को खींचता है। यह गैस और धूल अत्यधिक गर्म होती है और इससे एक्सरे जैसी हाई एनर्जी रेडिएशन निकलता है, जिससे वैज्ञानिक ब्लैक होल की पहचान कर सकते हैं। जब कोई ब्लैक होल अपने एक्रेशन डिस्क से पदार्थ को तेजी से खींचता है तो वह सुपर एडिक्टन एक्रेशन स्थिति में पहुंच सकता है। इस स्थिति में ब्लैक होल इतनी ज़्यादा पदार्थ खींचता है कि वह हाई रेडिएशन का उत्पादन करता है। ये विकिरण एक विशाल विस्फोट के साथ तूफानी लहर की तरह उड़ते हैं
और स्पेस में बिखर जाती है। इसे एक्सरे फ्लेयर्स कहते हैं। यह प्रक्रिया ब्लैक होल्स के आसपास के वातावरण के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। स्पैगेटिफिकेशन एक रोचक घटना है जो तब होती है जब कोई वस्तु एक ब्लैक होल के पास आती है। जैसे जैसे वस्तु इवेंट होराइजन के करीब पहुंचती है, वहां का गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि वह वस्तु को खींचकर लंबा और पतला कर देती है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से छोटे ब्लैक होल्स के करीब अधिक होता है। हॉकिंग रेडिएशन एक थ्योरेटिकल विकिरण है जिसे भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने प्रस्तावित किया था। उनका कहना है कि ब्लैक होल्स अपने आसपास के क्वांटम क्षेत्र से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिससे वे विकिरण उत्पन्न करते हैं। यह विकिरण इतना कम होता है कि इसे देख पाना मुश्किल है, लेकिन यह सिद्धांत बताता है कि ब्लैक होल्स अंततः अपने आप से बाहर निकलने वाली ऊर्जा के कारण धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण खोज है जो ब्लैक होल्स के अस्तित्व के सिद्धांत को और भी गहरा बनाती है। जैसा कि हमने देखा, हॉकिंग रेडिएशन के माध्यम से ब्लैक होल्स धीरे धीरे ऊर्जा खोते हैं। इससे यह संभावना बनती है कि बहुत छोटे ब्लैक होल्स जिनका द्रव्यमान बहुत कम होता है, एक दिन पूरी तरह से समाप्त हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को ब्लैक होल वापसीकरण कहा जाता है। यह सिद्धांत उन सवालों के जवाब देने में मदद करता है जो हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में पता लगाने में मदद कर सकते हैं। टाइम डायलेशन ब्लैक होल्स के पास समय में धीमापन होता है, जिसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। जब कोई वस्तु ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन के पास पहुंचती है तो बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसकी गति धीमी हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप एक ब्लैक होल के करीब होते हैं और कोई अन्य व्यक्ति दूर खड़ा हो तो आपको समय धीमा लगता है। यह अवधारणा आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकलती है और इसमें काफ़ी रिसर्च चल रही है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक अद्भुत घटना है जहां ब्लैक होल्स के आसपास का गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को मोड़ देता है। इसका परिणाम यह होता है हम ब्लैक होल के पीछे के क्षेत्र को देख सकते हैं जो लगभग अदृश्य होता है। यह एक प्रकार का लेंस बनाता है जिससे हम दूर के तारे और आकाश गंगाओं को देख सकते हैं। इस प्रक्रिया का उपयोग वैज्ञानिक दूर के खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए करते हैं। बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम तब बनते हैं जब दो ब्लैक होल्स एक दूसरे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये सिस्टम बेहद इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि उनके आपसी गुरुत्वाकर्षण के कारण वे समय के साथ एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अंततः विलय हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वे गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्पन्न करते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगे स्पेस टाइम में उत्पन्न होने वाले तरंगे हैं जो तब पैदा होती है जब विशाल वस्तुएं जैसे कि ब्लैक होल्स एक दूसरे के चारों ओर घूमती है और विलय हो जाती है। पहली बार 2015 में लाइगो प्रयोगशाला ने इन तरंगों का पता लगाया। यह खोज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जिसने ब्लैक होल्स और उनके आपसी संबंधों के अध्ययन में क्रांति ला दी। इन तरंगों का अध्ययन करने से हम ब्रह्मांड में होने वाले कुछ सबसे शक्तिशाली घटनाओं को समझ सकते हैं। फोटोन स्फीयर वह क्षेत्र है जो ब्लैक होल्स के चारों ओर होता है, जहां प्रकाश गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्लैक होल्स के चारों ओर परिक्रमण करता है। यह एक विशेष स्थान है। यह प्रकाश एक अनस्टेबल कक्षा में ऑर्बिट करता है। इस कक्षा में ऊर्जा में थोड़ी सी परिवर्तन लाइट को ब्लैक होल से बचा सकती है या फिर ब्लैक होल में हमेशा के लिए गिरा सकती है। यह अवधारणा यह दर्शाती है कि ब्लैक होल्स के चारों ओर प्रकाश का व्यवहार कितना अद्वितीय है। केर ब्लैक होल्स उन ब्लैक होल्स को कहते हैं जो अपनी धुरी पर रोटेट करते हैं।
ये रॉय केर द्वारा प्रस्तावित एक थ्योरी पर आधारित है। घूमने के कारण इन ब्लैक होल्स का आकार और संरचना नॉर्मल ब्लैक होल से भिन्न होते हैं। केर ब्लैक होल्स के चारों ओर का स्पेस टाइम भी विभिन्न तरीकों से प्रभावित होता है, जिससे वे अधिक जटिल और इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। इन ब्लैक होल्स का अध्ययन हमें भौतिकी के नए पहलुओं को समझने में मदद करता है। एग्रोस्फीयर एक क्षेत्र है जो घूमते ब्लैक होल्स के चारों ओर पाया जाता है, जहां स्पेस टाइम का खिंचाव होता है। इस क्षेत्र में एक वस्तु की गति ब्लैक होल के घूमने के साथ मिलकर बढ़ जाती है, जिससे यह अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। एग्रोस्फीयर में वस्तुएं उच्च गति के कारण बाहर निकलने की क्षमता रखती है, जिससे एग्रोस्फीयर से ऊर्जा बाहर निकाली जा सकती है। यह विचार ऊर्जा की प्राप्ति के लिए एक संभावित स्रोत प्रस्तुत करता है। पेनरोज प्रोसेस एक सिद्धांत है जिसके अनुसार एक घूमते ब्लैक होल की एग्रोस्फीयर में से ऊर्जा निकाली जा सकती है। इस प्रक्रिया में एक वस्तु को एग्रोस्फीयर में भेजा जाता है, और यदि यह वस्तु दो भागों में विभाजित हो जाती है तो एक भाग ब्लैक होल में गिरता है, जबकि दूसरा भाग बाहर निकल सकता है। इस प्रक्रिया से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न खगोल भौतिकी प्रयोगों में किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कोई तारा ब्लैक होल कैसे बनता है, सिंगुलैरिटी को गहराई से समझा, ब्लैक होल कितने तरह के होते हैं ये जाना, और अब तक जो ब्लैक होल खोजे गए हैं उनके बारे में जाना। लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट, एक ऐसा सवाल जो हर किसी के जहन में उठना लाजमी है, वो सवाल ये है कि सुपरनोवा के बाद तारे के कोर का द्रव्यमान मूल तारे की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि कोर की ग्रेविटी घटने की बजाय बढ़ गई, और वो भी इस हद तक कि वो एक ब्लैक होल का रूप ले लिया। क्या इसकी वजह यह है कि कोर की डेंसिटी नॉर्मल तारे की तुलना में अत्यधिक होती है? लेकिन हम सब जानते हैं कि ग्रेविटी के इक्वेशन में डेंसिटी का कोई रोल नहीं है। फिर ऐसा क्यों हुआ? हम जानते हैं कि ग्रेविटी द्रव्यमान के समानुपात में होती है, तो तारे का द्रव्यमान जो कोर से अत्यधिक ज़्यादा होने के बाद भी वो ब्लैक होल क्यों नहीं बना? और उससे भी बड़ी बात, हमारी गैलेक्सी जिसमें अरबों तारे हैं, वो ब्लैक होल की तरह बिहेव क्यों नहीं करती? इसका जवाब दिया कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने, जो अपने समय के बहुत जाने माने वैज्ञानिक थे। आप सभी को ग्रेविटी का इक्वेशन याद ही होगा। इसमें ग्रेविटी द्रव्यमान के समानुपात में है, लेकिन साथ ही दूरी के वर्ग के विलोमानुपात में है। यही वो वजह है जिससे कोर की ग्रेविटी अपने चरम में पहुंच जाती है। इसे डिटेल में समझने से पहले एस्केप वेलोसिटी को समझ लेते हैं। चलो एस्केप वेलोसिटी को समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। कल्पना करो आपके हाथ में एक बॉल है और आप उसे ऊपर की ओर उछालते हैं, तो क्या होगा? बॉल ग्रेविटी के कारण नीचे खींच ली जाएगी। आपने फिर एक बार बॉल ऊपर फेंका, लेकिन इस बार ज़्यादा तेज़ी से। अब क्या होगा? इस बार बॉल ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। इसी तरह अगर आप लगातार फोर्स को बढ़ाते जाए तो बॉल और ज़्यादा ऊंचाई पे जाते जाएगी। लेकिन क्या यह क्रम ऐसे ही चलता रहेगा? हर बार बॉल ग्रेविटी की वजह से नीचे खींच ली जाएगी? तो जवाब है नहीं। एक समय ऐसा आएगा जब बॉल फेंकने की फोर्स इतनी ज़्यादा होगी कि वो ग्रेविटी की शक्ति को भी पार कर जाएगी। तब ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींच नहीं पाएगी और बॉल ग्रेविटी से मुक्त होके स्पेस में चली जाएगी। इस समय बॉल की जो गति होगी
इसे ही एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी यानी वह न्यूनतम गति जो किसी ऑब्जेक्ट को किसी ग्रह तारे की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए चाहिए। एस्केप वेलोसिटी का मान ऑब्जेक्ट के खुद के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी तारे या ग्रह के केंद्र से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है। एस्केप वेलोसिटी का मान दूरी के विलोमानुपात में होता है। इसका इक्वेशन है एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यानी जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट दूर होगा उतना ही एस्केप वेलोसिटी कम होगी। अब जरा ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन में मास को कांस्टेंट रखते हुए रेडियस को कम किया जाए तो एस्केप वेलोसिटी का मान बढ़ता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रीम लेवल तक कंप्रेस करते हुए रेडियस को कम किया जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी एस्केप वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते लाइट की स्पीड को भी क्रॉस कर जाएगी और अब ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी इतनी प्रचंड हो जाएगी कि अब लाइट भी इसकी ग्रेविटी से बच नहीं पाएगी। इस तरह एक साधारण ऑब्जेक्ट एक भयानक ब्लैक होल बन जाता है। इस रेडियस को श्वार्ज़चिल्ड रेडियस कहते हैं और इस रेडियस को ही इवेंट होराइजन या घटना क्षितिज कहते हैं। इसका मान हम एस्केप वेलोसिटी की इक्वेशन में वेलोसिटी का मान लाइट के बराबर रख के श्वार्ज़चिल्ड रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका श्रेय जाता है कार्ल श्वार्ज़चिल्ड को। कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने बताया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को संकुचित करते हैं तब उसका द्रव्यमान तो नियत रहता है, लेकिन उसकी रेडियस घटती है, जिससे उसकी सरफेस और बाहर के क्षेत्र पे ग्रेविटी दूरी के वर्गानुपात से बढ़ने लगती है, जिससे एस्केप वेलोसिटी का मान बढ़ने लगता है। और अगर ये संकुचन जारी रहता है तो एस्केप वेलोसिटी का मान इतना अधिक बढ़ जाता है कि यह लाइट की स्पीड से भी आगे निकल जाता है और अंततः यह एक भयानक ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है, जो अपने अद्वितीय ग्रेविटी के कारण स्पेस के हर चीज़ को निगलने की सामर्थ्य रखता है। उदाहरण के तौर पर मानो धरती को ब्लैक होल में बदलना है तो उसकी श्वार्ज़चिल्ड रेडियस होगी 8.87 mm, यानी अर्थ को हमें इतना ज़्यादा कंप्रेस करना होगा कि उसका साइज एक मटर के दाने के बराबर हो जाए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन भी ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस को अपने थ्योरी में प्रूव करने के बाद भी इसके अस्तित्व में संदेह करते थे। ब्लैक होल बनना किसी ग्रह या उपग्रह के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्हें ब्लैक होल में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्टार्स के मामले में केस थोड़ा डिफरेंट है। इन्हें ब्लैक होल बनने के लिए किसी बाहरी ऊर्जा सोर्स की ज़रूरत नहीं है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद ग्रेविटी को काउंटर करने वाली न्यूक्लियर फोर्स कमज़ोर पड़ जाती है, तब उसकी ग्रेविटी तारे को इस हद तक संकुचित कर देती है कि कोर का संपूर्ण मास श्वार्ज़चिल्ड रेडियस के भीतर समा जाए और अंततः एक ब्लैक होल का जन्म होता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत और रहस्यमय चीज़ों में से है, लेकिन ये अकेले नहीं है। हमारा यूनिवर्स ऐसे अद्भुत चीज़ों से भरा पड़ा है, लेकिन ज़रूरत है तो ऐसी सोच की, एक ऐसे व्यक्तित्व की जो इनके गहराइयों तक उतर सके, जो न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन और क्वांटम मैकेनिक्स के जनक मैक्स प्लैंक के कार्यों को एक नए मुकाम तक ले जा सके। वो कोई बाहर से नहीं आएगा, हम में से ही कोई होगा। जी हाँ, हम में से ही, जो ज्ञान का ऐसा विस्फोट करेगा जिससे पूरा यूनिवर्स जगमगा उठे। बस ज़रूरत है तो ऐसी चिंगारी की जो इसे भड़का सके। ये वीडियो प्रयास है ऐसे ही एक चिंगारी की खोज में जो ऐसे खारे पानी की प्यास जगाए
जिसे सारे यूनिवर्स का निचोड़ भी बुझा ना सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इन्फिनिटी लैब के स्थायी सदस्य बने। ये चैनल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता है।